तो ये है यूएसए की सबसे फेमस कार मस्टैंग जीटी। इस गाड़ी के अंदर आपको 2.3 लीटर का इको बूस्ट इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 315 bhp की पावर और 474 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और दूसरी रो रही है हमारे पोर्शे 911, जिसके अंदर आपको 3 लीटर का फ्लैट 6 इंजन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 379 bhp की पावर और 448 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। वैसे अगर हम इन दोनों की गाड़ी को इंजन देखें तो ज़्यादा कोई डिफरेंस तो मिलता नहीं है, पर इसके एक चीज़ में डिफरेंस जरूर मिलता है, जो कि इसका है प्राइस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में जो मस्टैंग का स्टार्टिंग प्राइस है वो करीबन $30,000 का है, यानी कि इंडियन रुपीस में करीबन 25 लाख रुपए। पर लेकिन पोर्शे का जो स्टार्टिंग प्राइस अमेरिका में आपको $1,14,000 का मिल जाता है, और अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीबन 95 लाख रुपीस। और यह तो बात रही सिर्फ बेस वेरिएंट्स की, और टॉप वेरिएंट्स में तो इसके अलग ही प्राइस है। पर लेकिन मस्टैंग का जब हम टॉप वेरिएंट देखते हैं, जिसके अंदर आपको V8 इंजन मिलता है, तो उसका जो प्राइस है अमेरिका में करीबन 63 लाख रुपीस तक का है, विद नो एक्स्ट्रा ऑप्शंस। और अगर आप पोर्शे की बात करें तो 2.4 करोड़ तक का इसका प्राइस चल जाता है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मस्टैंग और पोर्शा 911 के साथ ही ऐसा हो रहा है, और ऐसी चीज़ तो सिर्फ हर अमेरिकन कार के साथ हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो डॉज चैलेंजर आती है, उसका स्टार्टिंग प्राइस आपको 24 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। और डॉज वाइपर जब तक अमेरिका में आती थी उसका प्राइस था करीबन 50 लाख रुपए, और शेवलेट की कॉर्वेट का प्राइस था करीबन 55 लाख रुपीस। वैसे अगर हम इनके यूरोपियन कंपटीटर से प्राइस कंपेयर करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल BMW की M5 का प्राइस ही आपको 84 लाख रुपीस तक का मिल जाता है, और मर्सिडीज की जो AMG GT का प्राइस ही आपको 95 लाख रुपीस तक का मिल जाता है, और लैम्बोर्गिनी हुराकान का तो प्राइस ही आपको 1.8 करोड़ रुपीस तक का मिल जाता है। वैसे अगर हम देखें तो अमेरिकन कार्स का जो प्राइस है वो यूरोपियन कार से मेजरली कम ही रहता है, पर लेकिन इतना नहीं जितना आपको स्पोर्ट्स कार में कम मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रैंड चेरोकी, जो कि यूएसए में आपको 37 लाख रुपीस की मिल जाती है। और अगर हम बात करें यूरोपियन कार्स की, उसमें आती है आपकी BMW X5, जिसका प्राइस आपको 55 लाख रुपीस का मिल जाता है। हाँ, डिफरेंस तो है, पर लेकिन इतना नहीं जितना आपको स्पोर्ट्स कार में मिल जाता है। वैसे ये जो सुपर कार है वो एक यूरोपियन मेड प्रोडक्ट थे, जो कि जर्मन इंडस्ट्रीज के एथोस को दर्शाता है, जो कि इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप और स्मॉल बेचेस और यूरोपियन टेक्स्ट स्ट्रक्चर को दर्शाता है। और हम ये देखते आ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका में कोई भी सुपर कार नहीं थी उस टाइम पे, और इसका रीजन ये था कि जो अमेरिकन से वो खुद अपनी गाड़ियों को नहीं बनाते थे, और ये देख के यूरोपियंस ने अपनी जेब भरने का सोचा और उन्होंने अमेरिका में एंट्री मार ली, और उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। और वहाँ पर ये जो गाड़ियाँ बिकने भी चालू हो गई, क्योंकि उनको मालूम था क्योंकि अमेरिकन की जो जेब है काफ़ी ज़्यादा डीप होती है, और इसको देख के अमेरिकन भी चाहते थे कि ये भी अपनी कोई सुपर कार को लॉन्च करे। तो फिर इन्होंने लॉन्च करी शेवलेट कॉर्वेट EX122। और हाँ, ये गाड़ी भी कुछ सुपर कार जैसी लगने चालू हो गई थी। हाँ, ये ज़रूर है कि यूरोपियंस की जो स्पोर्ट्स कार है वो अमेरिका के सीडान से काफ़ी ज़्यादा तेज थी, पर लेकिन जो यूरोपियंस की जो स्पोर्ट्स कार थी वो अमेरिका के रोड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे जो स्पोर्ट्स कार के इंजन होते थे वो अमेरिका की जो सीडान्स थी उससे काफी ज्यादा छोटे होते थे, क्योंकि ये गाड़ी यूरोप के छोटे शहर में भी अच्छी तरीके से भाग लेती थी। और ये गाड़ियां सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही बनाई गई थी, ना कि अमेरिका के जो एक्सप्रेस है वहां पर लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए। और एक और बड़ी दिक्कत है कि जो यूरोपियन कार है वो हैंडमेड होती थी, जिस वजह से ये काफी स्मॉल नंबर्स में ही बनाई जाती थी। और ये देख के अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब किया, और इन अमेरिकन कंपनीज ने वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जहाँ पर ये पिट रही थी यूरोपियन कार्स। जैसे कि इन लोगों ने अपनी जो सुपर कार्स में बड़े बड़े इंजन देने चालू कर दिए थे, और इन गाड़ियों के अंदर भी वैसे ही इंजन देने चालू हो गए जैसे कि आपको अमेरिका की जो सीडान्स में मिलते थे। और इन लोगों ने एक और चीज करी कि इन लोगों ने अपनी गाड़ियों को मासली प्रोड्यूस किया, जो कि वो अपनी दूसरी गाड़ियों के साथ भी कर रहे थे। और जो उस टाइम पे जो अमेरिकन की जो मसल कार बनाई जाती थी वो धीरे धीरे स्पोर्ट्स कार का रूप लेने लग गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से एरोडायनेमिक नहीं लगती थी। हाँ जरूर, इनकी जो पहली कॉर्वेट थी वो भली जो फरारी जैसी दिखती थी, वरना जो अमेरिका की जो अदर कार्स थी वो मसल कार ही थी। और इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे जो अमेरिका का जो पेट्रोल है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता था, और यूरोपियंस की तरह अमेरिकन को अपनी कार्स को ज्यादा एरोडायनेमिकली बनाना नहीं पड़ा। उन्हें तो ये करना था अपनी गाड़ी में ठीक ठाक सा इंजन देना चाहिए जो कि थोड़ी बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस कर ले और उनकी सेल हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उस टाइम की जो पॉइंटे फायरबर्ड थी, जिसके अंदर आपको
6600 सीसी का आपको इंजन मिल जाता था। और अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप ये सुनो कि शेवी का जो स्टार्टर इंजन था वो 5500 सीसी का मिलता था और वो 8000 सीसी तक का चल जाता था ऐसा प्रोडक्शन कार्स। और ये अपने आफ्टर मार्केट वाली सीरीज भी निकालते थे जिनमें इनकी जो परफॉर्मेंस है वो 10,000 सीसी तक भी चल जाती थी। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये शेवी में ही पाया गया है, इसके अलावा कई सारी जो अमेरिकन ब्रांड्स है उसके अंदर भी ये चीज़ हुई है। तो वैसे तो अमेरिकन को अपनी मसल कार पे काफ़ी ज़्यादा गर्व था, यानी कि उनको काफ़ी अच्छी लगती थी। और इन कारों में जब मेन रिवॉल्यूशन तो तब आया जब इनके जो फिल्म स्टार्स है वो भी इन गाड़ी को यूज़ करने लग गए। और ये जो इनएफिशिएंट जो मसल कार थी इनका क्रेज तो उस टाइम बढ़ गया जब अमेरिका में फ्यूल क्राइसिस चल रहे थे। 1985 में यूएसए की जो गवर्नमेंट एक फ्यूल एफिशिएंसी लॉ लाई थी जिनमें इनकी जो फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है वो कम कर सके। और इसके बाद भी जो अमेरिकन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने फ्यूल का प्राइस नहीं बढ़ाया क्योंकि ये जो कार होती है वो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है। और इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया कि कार मेकर्स को अपनी जो माइलेज है वो 27.5 माइल्स पर गैलन तक लानी होगी, जो कि इनकी पुरानी कार से 2 गुना हो गया। लेकिन जो ये रूल था सिर्फ सिडान्स और स्टेशन वैगन्स के लिए था, माने इन जो मसल्स कार है उनके लिए नहीं था। वो इस वजह से साथ क्योंकि मसल्स कार के उस टाइम पे इतनी डिमांड नहीं थी जितनी स्टेशन वैगन्स और सेडान की थी। और फिर कंपनीज ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए इस मसल कार पे फोकस करना चालू कर दिया। और इससे फायदा ये होता था कि इनकी जो R&D कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम आती थी एज कम्पेयर टू फ्यूल एफिशिएंट कार्स। और इसलिए गाड़ियाँ यूएसए में काफी ज्यादा सस्ती भी मिलती थी और इसी वजह से लोगों को इन गाड़ियों के अंदर काफी अच्छी वैल्यू दिखाई देने लग गई। और इसके बाद जो अमेरिकन से इन गाड़ियों के ऊपर हुक होते ही चले गए और इन गाड़ी की जो डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ती चली गई। और मेनली इंजन साइज की हद तो तब हुई जब डॉज ने अपनी वाइपर को लॉन्च किया। हाँ, आज भी यूएस में काफी बड़ी इंजन वाली गाड़ियां आ रही है और मेन सोचने पे हम ये मजबूर हो जाते हैं कि इतने बड़े इंजन के बाद भी ये गाड़ी इतनी सस्ती क्यों आती है। तो इसका सबसे बड़ा आंसर है वो है इकोनॉमी स्केल्स, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन कार्स है वो आजकल भी मास प्रोड्यूस नहीं होती है और वो सिर्फ लिमिटेड नंबर्स में ही बनाई जाती है क्योंकि इन लोगों का जो काम है काफी ज्यादा अटेंशन टू डिटेल रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोर्शे 911 को प्रोड्यूस करने में करीबन 2 दिन लग जाते हैं जिनमें करीबन 1500 वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें इनके जो 48 आवर्स में से सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है इसकी पेंटिंग में। तो आप सोच सकते हो इतना अटेंशन टू डिटेल काम होता है तो इसका प्राइस तो कैसे ही नहीं बढ़ेगा। और वहीं अगर हम दूसरे अमेरिकन स्पोर्ट्स कार की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बनाई जाती है और उन लोगों की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और हमने ये भी देखा जो अमेरिकन स्पोर्ट्स कार की क्वालिटी है वो यूरोपियन स्पोर्ट्स कार की क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है। और जो यूरोपियन स्पोर्ट्स कार है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट्स के भी फीचर मिल जाते हैं, पर लेकिन जो अमेरिकन स्पोर्ट्स कार है उसके अंदर आपको इससे फीचर्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्सिडीज बेंज की आप कोई सी भी स्पोर्ट्स कार ले लें उसके अंदर आपको 18 सेंसर क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए मिल जाते हैं। और हम तो बात कर रहे थे इसके इंटीरियर के, पर लेकिन बाहर भी अगर हम देखें ना जो अमेरिकन मसल कार है वो स्टील से बनाई जाती है, वहीं दूसरे यूरोपियन कार्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो एल्यूमिनियम बॉडी से होता है। और अगर बुगाटी जैसी गाड़ियों पर जाते हैं तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सीधा कार्बन फाइबर से होता है जो कि काफी ज्यादा हल्का और स्ट्रॉन्ग होता है। और ऑब्वियसली इनकी जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा ही आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 kg स्टील आपको $1 में मिल जाता है और आपको 1 kg एल्यूमिनियम आपको $2 का मिल जाता है। और अगर आप 1 kg आप अगर कार्बन फाइबर की बात करें तो आपको $30 का पड़ जाता है। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे थे तो अगर आप देखा जाए ना तो अमेरिकन स्पोर्ट्स कार से यूरोपियन स्पोर्ट्स कार से काफी ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस में भी पीछे रहती है, भले ही उनके अंदर कितना ही बड़ा इंजन भी लगा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन की जो एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार आती है उनके अंदर थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी देने के लिए इनके R&D में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इसका मतलब ये होता है कि इस गाड़ी के अंदर पावर भी कम होती है, पर लेकिन कम पावर होने के बावजूद भी ये अपनी परफॉर्मेंस में हमेशा आगे ही रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि एक V8 मस्टैंग और जो पोर्श जो कि आपको 3 लीटर इंजन के साथ आती है, जैसे पोर्श आपको कैसे हरा रही है मस्टैंग को। और ये गाड़ी ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यूरोपियन कार्स अपने इंजन पे तो ध्यान देते ही साथ में इनके जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉन्च कंट्रोल सिस्टम। और अगर हम आज देखते हैं तो पोर्शा के अंदर सबसे अच्छा लॉन्च सिस्टम आता है पूरे वर्ल्ड में। और ऐसा इसलिए कि पोर्शा इस टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सबके अंदर ऐसा है, कुछ कुछ जो अमेरिकन स्पोर्ट्स कार है उसके अंदर आपको लॉन्च कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, लेकिन हमें ये पता
पता लग जाता है ये जो सिस्टम है हमेशा पुअर क्वालिटी के होते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि ये अपनी गाड़ियों पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और अगर करने लग गए तो इनकी गाड़ियां भी महंगी हो जाएगी और दूसरे अमेरिकन इनकी खरीदेंगे इनकी गाड़ी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम अमेरिकन कार्स विद जापानीज कार का भी अगर हम ड्रैग रेस करें तो उसके अंदर भी जो अमेरिकन कार्स है वो हार जाती है, क्योंकि उनकी जो मसल कार्स होती है उनका भी ज़्यादा वो ऊंची होती है नॉर्मल स्पोर्ट्स कार से, जिसकी वजह से इनका जो सेंटर ऑफ द मास है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है और इस वजह से ये गाड़ियाँ डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो अमेरिकन कार्स होती है वो अपने डिसबैलेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है, पर लेकिन अमेरिकन भी कुछ ऐसे फीचर डाल के कि वो अपनी गाड़ियों को स्टेबल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टॉर्क वेक्टरी। वैसे तो ये जो टॉर्क वेक्टरिंग वाला सिस्टम है ये होंडा ने डेवलप किया था, पर लेकिन आजकल तो ऑलमोस्ट बहुत सारी जो कार का स्पोर्ट्स कार ब्रांड्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही है इस टेक्नोलॉजी को। और अगर आप आज अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को तो इससे मुझे पता लग गया है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अमेरिकन कार इतनी ज़्यादा सस्ती क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू जो यूरोपियन कार्स। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आप सब्सक्राइब मीटर देख सकते हो कि कितने कम सब्सक्राइब हमारे कितने लोग तो देख रहे हैं पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नई नई वीडियो के लिए तैयार रहो। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तो टिल देन गुड बाय।